नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक कोल्ड चिजेल मेड बाय, देखो जो कोल्ड चिजेल होता है वो एक माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, या फिर सिलिकॉन स्टील से, या फिर पिग आयरन से, या फिर हाई कार्बन स्टील से। तो इसका आंसर होगा जो हमारा कोल्ड चिजेल होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा कोल्ड चिजेल का फिगर है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। देखो जो हाई कार्बन स्टील होता है, ये वाला फिगर देखो, जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें आयरन के साथ 0.5% से 0.5 से लेकर 1% तक कार्बन मिक्सिंग होता है आयरन के साथ। उसी को क्या कहा जाता है ना, हाई कार्बन स्टील कहा जाता है। और इसी हाई कार्बन स्टील से हमारा कोल्ड चिजेल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेप कार्बन ब्रश इज यूज्ड इन डीसी मशीन। देखो डीसी मशीन में जो कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है उसका शेप क्या होता है, स्क्वायर शेप होता है, या फिर ट्रायंगुलर शेप होता है, या फिर सिलिंड्रिकल शेप होता है, या फिर सर्किल शेप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ना, जो डीसी मशीन में जो कार्बन ब्रश का हम यूज करते हैं वो हमारा स्क्वायर शेप का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये जो होता है ये हमारा कार्बन ब्रश का फिगर होता है। तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं डीसी मशीन में, देखो देखो ये देखो हमारा डीसी मशीन है, इसमें ये जो होता है ये कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर। उसके पास में जो टच करता है ये वाला दोनों, ये होता है कार्बन ब्रश। ठीक से देखो जब डीसी मशीन चलता है तो ये कम्यूटेटर घूमता है। देखो ये आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर के साथ ये कम्यूटेटर होता है। तो आर्मेचर जब घूमता है तो कम्यूटेटर भी घूमता है। उसके पास में जो ये टच करके रहता है ये होता है कार्बन ब्रश, और ये होता है स्क्वायर शेप का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 देखो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कार्बन ब्रश होता है डीसी मशीन में वो स्क्वायर शेप का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ मोटर प्रोड्यूस स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो इनमें से ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मोटर हमें स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, या फिर कौन सा मोटर से हमें स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, डीसी जनरेटर से, या फिर एसी जनरेटर से, या फिर ऑल्टरनेटर से, या फिर ट्रांसफार्मर से। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर से ही हमारा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, लेकिन ऑल्टरनेटर में भी मूविंग पार्ट होता है, एसी जनरेटर में भी मूविंग पार्ट होता है, और डीसी जनरेटर में भी मूविंग पार्ट होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि हम सब जानते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है डायनामिक टाइप, दूसरा होता है स्टैटिक टाइप। जो डायनामिक होता है ये हमारा एसी जनरेटर से मिलता है, एसी डीसी जनरेटर से मिलता है, एसी जनरेटर से मिलता है, और ऑल्टरनेटर से मिलता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है इसी से हमारा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लॉस नॉट फाउंड इन एसी मोटर। देखो इधर आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, मैकेनिकल लॉस है, और ब्रश लॉस है। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ लॉस हमें एसी मोटर में देखने को नहीं मिलता है। देखो जो आयरन लॉस ये तो हमें एसी मोटर में दिखने को मिलता है, कॉपर लॉस भी मिलता है, मैकेनिकल लॉस भी मिलता है, लेकिन जो ब्रश लॉस होता है ये लॉस हमारा एसी मोटर में हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि एसी मोटर में ब्रश नहीं होता है, हमारा वहाँ स्लिप रिंग लगा हुआ होता है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो ब्रश लॉस होता है, ये जो ब्रश लॉस ये हमें डीसी मोटर में देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो दोनों ब्रश होते हैं इसी से जो फ्रिक्शन से जो लॉस होता है उसी को क्या कहते हैं, ब्रश लॉस। और ये हमें डीसी मशीन में देखने को मिलता है, एसी मोटर में नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर वर्क एज सिंगल एक्साइटेड मोटर। देखो इधर एक है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर, तीसरा है सर्वो मोटर, चौथा है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा मोटर को हम सिंगल एक्साइटेड करते हैं, मीन्स डुअल, सिर्फ सिंगल से ही मतलब एक ही एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, तो जो 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर होता है इसमें एक ही एक्साइटेशन रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ठीक से देखो ये होता है हमारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें देखो सिर्फ इसके स्टार्टर में ही 3 फेज
सप्लाई दिया गया है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थ्री सिंगल एक्साइटेड। बाकी अगर जो सिंक्रोनस मोटर को देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर को, तो देखो ये वाला है सिंक्रोनस मोटर। इसमें देखो स्टार्टर को 3 फेज ऐसे दिया गया है और इसके रोटर को भी डीसी से दूसरा एक्साइटेशन या फिर सप्लाई दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है ना, डुअल एक्साइटेड। मीन्स स्टार्टर को भी एक्साइटेशन किया जा रहा है और रोटर को भी एक्साइटेशन किया जा रहा है। और जो सर्वो मोटर होता है देखो ये वाला, इसमें भी डुअल एक्साइटेशन होता है, तो इसलिए क्या होगा ना, जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है ये वाला देखो, ये होता है सिंगल एक्साइटेड। मीन्स सिर्फ इसकी स्टार्टर में ही एक्साइटेशन किया जाता है या फिर सप्लाई दिया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। देखो इधर हमारा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और नॉन ऑफ दिस। जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है इसमें कैपेसिटेंस वैल्यू को बहुत कम रहता है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ये वाला देखो, पहले देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम किसे कहेंगे, जिसका लेंथ 80 किलोमीटर तक ही रहता है उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और जो मीडियम होता है वो 80 से लेकर 240 किलोमीटर, किसी बुक में 200 किलोमीटर तक भी रहता है, तो आप देख लीजिएगा। जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है वो 80 से लेकर 240 किलोमीटर तक, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है वो 240 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसका लेंथ क्या होता है ना 80 किलोमीटर से कम रहता है, उसमें क्या होता है कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ही कम रहता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है इसके कैपेसिटेंस वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका लेंथ बहुत कम रहता है और कैपेसिटेंस वैल्यू भी बहुत कम रहता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज। देखो एक प्लांट की डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू कितना रहता है, 1 से ज़्यादा रहता है, 1 से कम रहता है, या फिर 1 के साथ बराबर रहता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होता है। तो देखो कैसे होता है, देखो जो डाइवर्सिटी फैक्टर उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम, ये होता है उसका फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से क्या होता है ना, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। देखो एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें ये एक लोड है, ये और एक लोड है, ये और एक लोड है। मान लो ये 1 वाट का है, ये 2 वाट का है, ये 3 वाट का है। तो ऊपर में क्या है देखो सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, तो ये तीनों को सम करेंगे, ये 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6 होगा, इक्वल टू 6 डिवाइड बाय नीचे देखो मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम में मैक्सिमम डिमांड कौन सा है, 3 है, तो नीचे 3 लिखेंगे। 3 को अगर ऊपर में ज़्यादा रहेगा नीचे कम रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लांट हैज हाईएस्ट लाइफ स्पैन। देखो एक है हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है थर्मल पावर प्लांट, तीसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, चौथा है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा प्लांट का लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा लास्टिंग कौन सा करता है, तो इसका आंसर होगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 100 ईयर तक रहता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। देखो इनमें से 4 में से कौन सा अर्थ रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है, सॉइल की मॉइस्चर, या फिर सॉइल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या फिर जो सॉइल की टेम्परेचर, या फिर जो अर्थ जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कितने डेप्थ में हम रखे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है ये हमारा सॉइल की जो हमारा सॉइल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये होता है अर्थ रेजिस्टेंस, ये वाला फिगर देखो कंपोजिशन ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर कितना है उस पर डिपेंड करता है, और डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड कितना डेप्थ तक इलेक्ट्रोड है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है सॉइल का उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर इज नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इनमें से कौन सा मोटर को हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहेंगे, कैपेसिटर मोटर को, या फिर शॉर्टेड पोल मोटर को, या फिर स्प्लिट फेज मोटर को, या फिर 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर को। तो इसका आंसर होगा जो हमारा स्प्लिट फेज मोटर होता है उसको ही क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।